आपूर्ति प्रेरित। इन्फ्लेशन में हम ये डिमांड जो पुल था ये तो हम देख लिए थे पिछले क्लास में। आज हम देखेंगे सप्लाई पुश यानी आपूर्ति प्रेरित के बारे में। तो हम सप्लाई पुश के बारे में देखते हैं। सप्लाई पुश, और ये इन्फ्लेशन का ही टॉपिक है, यहाँ लिख लीजिए इन्फ्लेशन। अब सप्लाई पुश मतलब, जैसे सप्लाई मतलब आपूर्ति, तो जैसे आप किसी चीज की आपूर्ति में कमी हो जाएगी तो महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए वस्तु एवं सेवा में कमी हो जाएगी, इससे क्या होगी, महंगाई इससे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कैसे इंक्रीज हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि आपको जरूरत है किसी वस्तु की, जैसे मान लीजिए हम गरीब लोग को ही ले रहे हैं, चाहे अमीर लोग, चाहे किसी भी लोग की। जैसे आपको मान लीजिए 50 केजी चावल चाहिए, जैसे आपको अपनी फैमिली को चलाने के लिए 50 केजी चावल चाहिए, तो आप 50 केजी खरीदने के लिए आप दुकानदार के पास जाएंगे, और इस दुकानदार के पास पहले से ही और फैमिली के लोग पहुंचे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ही को नहीं, इंडिया में तो लगभग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 140 करोड़ लोग क्या करेंगे, इस दुकानदार के पास जाएंगे, और इसके पास 50 केजी चावल है। अब चावल तो सबको जरूरत है, क्योंकि आखिर पेट जिलाना है, यानी अपनी फैमिली की खर्च उठाना है, तो इस चावल चाहिए। तो इस चावल के लिए सभी लोग दुकानदार के पास जाएंगे। अब दुकानदार सोचेगा कि इतने लोग की भीड़ है, तो क्या करेगा, चावल की कीमत को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। अब लोगों को तो जीने के लिए खरीदना ही है चावल, तो लोग चावल खरीदेंगे, भले ही दाम उसका कितना बढ़ जाए। जैसे ही उसका दाम बढ़ेगा, उसकी क्या होगी, कीमत बढ़ेगी, इसका मतलब उसकी महंगाई बढ़ जाएगी। तो वस्तु और सेवा में कमी, जो आपूर्ति होगी उसकी कमी अगर हो जाएगी, तो इससे भी महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब वस्तु और सेवा में कमी किस कारण से होती है, हम अब उसको देखते हैं। ऐसे मान लीजिए कि वस्तु है और सेवा है, अब इसमें कमी किसके कारण से होती है। जैसे इसमें पहला कारक है उत्पादन में कमी। जैसे मान लीजिए आप खाद्य पदार्थ को ले लिए, खाद्य पदार्थ जैसे चावल, गेहूं, दाल, जो भी लिए वो खाद्य पदार्थ है, तो उसका उत्पादन ही नहीं हुआ। तो जब उत्पादन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब वो बाजार में पहुंचेगा ही नहीं। जब बाजार में पहुंचेगा ही नहीं, इसका मतलब कि बाजार में उसकी कमी हो जाएगी। जब जैसे ही बाजार में कमी होगी, लोग क्या करेंगे, उसकी दाम बढ़ा देंगे, क्योंकि लोगों की मांग बढ़ जाएगी। लोगों की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जैसे ही कीमत बढ़ेगी महंगाई बढ़ जाएगी। अब ये उत्पादन में कमी क्यों होती है, तो आप अपने देश को ही ले लीजिए, जैसे भारत को हम लेते हैं, तो भारत में जो उत्पादन में कमी, एक तो इसकी मानसून पर निर्भरता है, मानसून पर निर्भरता है। अगर मानसून सही से हुआ तो उत्पादन अच्छा होगा, अगर मानसून सही से नहीं हुआ तो उत्पादन में क्या होगी, कमी होगी। तो एक मानसून पर निर्भरता हुई। कृषिगत ढांचा, आप जानते हैं कि जैसे भारत में जोत का आकार है, अगर 2015-16 के जो कृषि सर्वे हुआ था, अगर उसको देखेंगे तो जोत का आकार कितना हो गया था, 1.08 हेक्टेयर, यानी अधिकांश लोग क्या हुए, 2 हेक्टेयर से कम है। तो जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उसको बोलते हैं सीमांत किसान। तो सीमांत किसान है मतलब छोटे किसान है, तो उनके पास क्या होगा, कृषि का ढांचा अच्छा नहीं होगा। तो इससे जब कृषि का ढांचा अच्छा नहीं होगा, तो इसका मतलब उत्पादन में क्या होगी, कमी होगी। और फिर जैसे ही उत्पादन में कमी तो मांग ज्यादा होगा, मांग ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है, बिजली की आपूर्ति में कमी, बिजली की आपूर्ति में कमी। जैसे मान लीजिए कि किसी को मोटर से सिंचाई करना है, मान लीजिए कोई किसान है वो मोटर से सिंचाई करता है, उसके पास बिजली ही नहीं है, तो सिंचाई करेगा नहीं। जब सिंचाई नहीं करेगा तो फिर से वही हो गया, उत्पादन में क्या होगी, कमी होगी। और बाकी आगे का तो कहानी हम बताए हैं कि उत्पादन में कमी होगी, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो एक तो था उत्पादन में कमी। अब इसका दूसरा कारक कौन है, ये उत्पादन में कमी के ही सब कारक हैं, ये सब कारक हैं किसके, उत्पादन में कमी के। अब दूसरा कारक कालाबाजारी,
काला बाजारी। काला बाजारी मतलब जैसे किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु या सेवा का बाजार में सप्लाई को कम कर देना। तो जैसे मान लीजिए कि आपको, आप जानते हैं कि जो गोदाम होते हैं एफसीआई, मान लीजिए एफसीआई गोदाम हुआ, तो ये एफसीआई के गोदाम वाले लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए वो पीडीएस सिस्टम के लिए या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए वो लोग क्या करते हैं, चावल खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं वो लोग। और ये क्या करेंगे कि मान लीजिए इसका सप्लाई ही बाजार में नहीं करेंगे, इसका सप्लाई ही नहीं करेंगे। या फिर जैसे मान लीजिए जो कृषक हुए वो अपना उपज उत्पादन किए और उस उत्पादन को वो लोग बाजार में नहीं बेचे, यानी मंडी में नहीं लेकर गए। तो जब मंडी में नहीं लेकर जाएंगे वो कृषक, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब कृषक मंडी में लेकर नहीं गए तो इसका मतलब इसको एफसीआई नहीं खरीद पाएगा। आखिर एफसीआई कहाँ से लेगा? एफसीआई तो कृषक से ही खरीदेगा ना। कृषक अपना उत्पादन जो भी अनाज का उत्पादन हुआ है वो बेच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी कमी के कारण एफसीआई में अनाज की कमी हो जाएगी। जब एफसीआई में अनाज की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब कि जब एफसीआई बाजार में सप्लाई कम कर देगा, बाजार में जैसे ही सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, बाजार में सप्लाई कम होगी, सप्लाई जैसे ही कम होगी, गिरेगी, जैसे ही बाजार में सप्लाई गिरेगी तो इसका मतलब क्या होगा, एक तरह से मान लीजिए तो बाजार में वस्तु की क्या होगी, कमी हो जाएगी। बाजार में वस्तु की कमी हो जाएगी, जैसे ही बाजार में वस्तु की कमी हो गई उसी तरह प्राइस क्या करेगा, प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस जैसे इंक्रीज करेगा महंगाई क्या होगी, यानी इन्फ्लेशन हो जाएगा। प्राइस इंक्रीज किया इसका मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये हुआ काला बाजारी। यानी काला बाजारी मतलब कि किसी चीज का सप्लाई कम कर देना, तो ये काला बाजारी होता है। इसका तीसरा कारक है सरकार की कर नीति। सरकार की कर नीति, सरकार क्या करती है, साल भर में आप देखते हैं कि जब वित्तीय बजट पेश होता है, जो बजट पेश होता है उसमें क्या करती है सरकार, कर की घोषणा करती है। तो जो सरकार की कर नीति है वो भी इसको प्रभावित करती है, महंगाई को। अब वो कैसे प्रभावित करती है, तो जैसे मान लीजिए कि सरकार क्या करेगी, कर बढ़ा दी। जैसे मान लीजिए कि आपको सिंचाई के लिए मोटर खरीदना है, या पंप खरीदना है, क्या की सरकार ने इस पर कर बढ़ा दिया। तो जैसे इस पर बढ़ा देगा कर, जैसे मान लीजिए अभी 10,000 रुपये का था, 10,000 रुपये का था, सरकार ने क्या किया, इसको कर दिया 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। तो जैसे ही जो 10,000 था, तो मान लीजिए 100 किसान सक्षम थे उसको खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए 100 किसान सक्षम थे। जैसे ही उसका 12,000 दाम किया तो 100 में से मान लीजिए कि 50 किसान खरीद पाए उसको, 85 किसान खरीदे, 50 किसान नहीं खरीद पाए। तो जो ये 50 किसान नहीं खरीद पाए, इसका मतलब कि उनके कारण क्या होगा, ये 50 किसान तो अपना उत्पादन कर लेंगे, लेकिन जो बाकी 50 किसान बचे वो उत्पादन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खरीद ही नहीं पाए। जब वो खरीद ही नहीं पाए तो इसका मतलब उत्पादन में क्या होगी, कमी होगी, उत्पादन में कमी होगी, उत्पादन में कमी हुई। तो जैसे हम यहाँ से रिलेट किए थे कि उत्पादन में कमी होगी तो अपने आप दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये तीसरा कारक था। चौथा कारक उत्पादन में ढांचागत परिवर्तन। ढांचागत परिवर्तन, अब इसका मतलब ढांचागत परिवर्तन मतलब उत्पादन में, यानी कृषि क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, निवेश कम कर रही है। तो जब कृषि क्षेत्र में सरकार निवेश कम कर रही है, इसका जैसे मान लीजिए कि नहर की सिंचाई, जैसे अभी भी भारत में पूरी तरह से नहर की सिंचाई उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब सरकार क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रही है। तो जैसे ही सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देगी तो सिंचाई नहीं हो पाएगी। जब सिंचाई नहीं हो पाएगी तो फिर से यही बात आएगी, तो उत्पादन में क्या होगी, कमी होगी। तो ये ढांचागत परिवर्तन था। अब देखेंगे आरबीआई इसको कैसे
अब आरबीआई देखते हैं, आरबीआई कैसे इसको कंट्रोल करती है। आरबीआई आरबीआई क्या करेगी, कठोर मौद्रिक नीति लागू कर देगी। कठोर मौद्रिक नीति, कठोर मौद्रिक नीति मतलब जो हम आपको मॉनेटरी पॉलिसी पीछे भी पढ़ाए थे, जैसे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, तो वही है मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट और भी आ गया एमएसएफ, ये सब है। तो कठोर मौद्रिक नीति में क्या करेगी सरकार कि इसको बढ़ा देगी, इसको बढ़ा देगी। जैसे इसको बढ़ाएगी तो जो किसान बैंक के पास जाते हैं, बैंक भी अपना ऋण बढ़ा देगी। बैंक अपना इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, जो ब्याज दर है, बैंक अपना ब्याज दर क्या करेगी, बढ़ा देगी। बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा देगी, इसका मतलब जो किसान ऋण लेने जाते थे बैंकों के पास, उनके पास क्या होगी, कमी हो जाएगी। जब उनके पास कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर से वही ये क्या करेंगे, उत्पादन में कमी कर देंगे। उत्पादन में कमी कर देंगे तो महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कठोर मौद्रिक नीति के चलते भी निवेश भी कम होने लगता है। जैसे मान लीजिए कोई निवेश करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई आप उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, लेकिन आपको सस्ता ऋण ही नहीं मिल पा रहा है। अगर ये कम होता तो आपको ऋण सस्ता मिलता। जैसे आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, मान लीजिए कि आपको 200 करोड़ का फैक्ट्री स्थापित करना है या बनाना है, तो आप क्या गए, बैंक के पास गए, बैंक को बोले कि हमको 200 करोड़ का लोन चाहिए, लेकिन वो बोला कि ठीक है आपको लोन देंगे, लेकिन महंगाई पे देंगे, यानी महंगा रेट पे देंगे, यानी ब्याज दर ज़्यादा होगी तो देंगे। तो आप क्या करिएगा, बोलिएगा कि नहीं हम आज इस बार नहीं खोलेंगे, हम अगले बार खोलेंगे जब ये ब्याज दर कम होगी तब। तो इससे भी क्या होगी, निवेश कम हो जाएगा। निवेश कम होगा, उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे भी क्या होता है, उत्पादन में कमी आएगी। निवेश से भी, निवेश जैसे कम होगा उत्पादन में कमी, उत्पादन में कमी, महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। एक होता है सब्सिडी, सब्सिडी में कमी। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, जैसे भारत सरकार को ले लीजिए, भारत सरकार क्या कर रही है कि जिससे अपने किसानों को या किसी भी चीज़ को, किसान को भी या जो भी औद्योगिक कार्यों में लीन है, लगे हुए हैं, उनको सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। अगर सरकार सब्सिडी कम कर देगी, जैसे मान लीजिए किसानों को हम ले रहे हैं, किसान को अगर सरकार सब्सिडी कम कर देगी, किसानों के पास उतना पैसा नहीं है, किसानों के पास अगर पैसा नहीं है तो इसका मतलब कि उनके पास पहले से भी पैसा नहीं है और सरकार सब्सिडी भी नहीं दे रही है, तो क्या करेंगे वो, जब सरकार सब्सिडी नहीं देगी तो उनके पास और पैसा की कमी हो जाएगी, पैसों की कमी हो जाएगी। जैसे ही पैसों की कमी हुई तो जो आवश्यक है कृषि कार्य के लिए, जैसे मान लीजिए तो उर्वरक, फर्टिलाइजर जो भी हुआ, फर्टिलाइजर या कीटनाशक, जो कीटनाशक दवाएं होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, खरीद नहीं पाएंगे। जब वो लोग खरीद नहीं पाएंगे, इसका मतलब कि यहाँ क्या होगा, उनका उत्पादन, यहाँ से भी उत्पादन घटेगा। फाइनली उत्पादन घटेगा। जब उत्पादन घटेगा, महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये तो मेन कारक थे। अब कोई अन्य कारक भी होते हैं, जैसे अन्य कारक में ले लीजिए जैसे मजदूरी, मजदूर लोग क्या करेंगे, ये अपनी मजदूरी लागत बढ़ा देंगे। अगर मजदूरी लागत बढ़ा देंगे तो जो भी सामान बनेगा या जो भी उत्पादन होगा, उस क्या होगा, महंगा हो जाएगा। क्योंकि फैक्ट्री, भाई मान लीजिए कोई फैक्ट्री किसी चीज़ का उत्पादन कर रही है, जैसे मान लीजिए कि आप फोनी का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए भारत में फैक्ट्री बन रही है एप्पल की, तो एप्पल जो बनाने वाले मजदूर हैं वो बोले कि हम, मान लीजिए अभी 300 रुपया रेट था, वो 350 लेने लगे। तो जब उनकी मजदूरी लागत बढ़ेगी तो कंपनी बोलेगी कि ठीक है हम आपको 350 देंगे, लेकिन उसका भार कहाँ डालेंगे, हम सामान पे डालेंगे, तो अपना सामान का रेट बढ़ा देगी। जैसे वो फ़ोन का रेट बढ़ाई, इसका मतलब क्या होगा, आपको महंगी फ़ोन मिलेगी। जैसे ही फ़ोन महंगा मिलेगा, इसका मतलब क्या है, वो
इन्फ्लेशन है, यही तो इन्फ्लेशन है। और एक होता है परिवहन, परिवहन लागत, परिवहन लागत बढ़ेगा, मान लीजिए परिवहन लागत बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो ये था इन्फ्लेशन का सप्लाई पुश यानी आपूर्ति कारक, और पिछले क्लास में हम बताए थे डिमांड कारक के बारे में। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इन्फ्लेशन यानी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे उसको मापा जाता है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।